हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपसे एक प्रश्न किया था और वो प्रश्न ये था कि कैसे आप किसी व्यक्ति को अपने वश में या किसी संसार के किसी जीव को अपने वश में कर सकते हो। तो बहुत सारे जवाब, बहुत सारे रिस्पॉन्स कमेंट के माध्यम से मुझे आए, टेलीफोनिकली भी आए। तो जिसमें मैं किसी के भी जवाब से सेटिस्फैक्ट्री, किसी का भी जवाब जो है सेटिस्फैक्ट्री नहीं आया, क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया था कि 99% लोगों का जवाब जो है, जवाब लोग जो है इस बात का जवाब देने में जो है असमर्थ हैं। किसी का जवाब आया कि प्यार से, किसी का जवाब आया पैसे से, किसी का जवाब आया विश्वास से। तो कई लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट जवाब दिए, परंतु किसी का भी जो है वो सटीक जवाब नहीं आया। तो मैं अभी इस वीडियो के अंत में या इस वीडियो के बाद आपको इस बात का जवाब दूंगा, परंतु उससे पहले आपको फिर समय दिया जाता है कि आप इसका जवाब दें कि किसी व्यक्ति विशेष को आप किस प्रकार से उसको आप अपने वश में कर सकते हैं। तो बात आती है कि ट्रेंड एनालिसिस। अगला जो हमारा टॉपिक है आज का वो है जी ट्रेंड एनालिसिस। वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने की तकनीकों के बारे में आप पढ़ रहे हैं। एनालिसिस ऑफ टूल्स, व्हाट आर द टूल्स और टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जिसके अंदर हम आज एक वीडियो पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे कि व्हाट आर द सिस्टम यू विल अडॉप्ट टू एनालिसिस द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। तो वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करना ट्रेंड एनालिसिस के माध्यम से किस प्रकार से किया जाता है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि वित्तीय विवरणों के विश्लेषण के कुछ टूल्स हैं, जिसमें कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट आप पढ़ चुके हैं, कॉमन साइज फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी आप लोगों ने पढ़ लिया है। उसके बाद हम जो है ट्रेंड एनालिसिस पढ़ेंगे आज। उसके बाद हम रेशियो एनालिसिस और उसके बाद फंड फ्लो और कैश फ्लो और ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ट्रेंड एनालिसिस की बात कर रहे हैं। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रेंड? ट्रेंड से आप क्या समझते हैं? ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा ट्रेंड, द वर्ड ट्रेंड मीन्स, ट्रेंड का मीन्स होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी। दैट मीन्स कि यू हैव टू डिसाइड इन एडवांस, कि इस टेक्निक के द्वारा दैट मीन्स कि यू हैव टू, द मैनेजमेंट हैव टू डिसाइड इन एडवांस कि व्हाट इज टू बी डन, हाउ एंड वेयर इज टू बी डन एंड हाउ टू बी रिजल्ट आर टू बी इवैल्यूएटेड। यू हैव टू प्री प्लान। दैट मीन्स कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में पता लगता है जब आप 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा लेते हैं। क्योंकि अभी तक आपने कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट के अंदर 2 वर्षों का डाटा लिया, 2 वर्षों के डाटे के आधार पर आपने प्री फोरकास्टिंग करी, और जो प्री फोरकास्टिंग हो सकती है वो कई बार हो सकती है कि आप गलत आपकी प्री फोरकास्टिंग हो। जैसे एग्जांपल के द्वारा मैं आपको समझाना चाहूँ कि आपके पास 2 साल की डाटे की सेल दी हुई है। मान लो आपके पास सेल दी है, ये फर्स्ट ईयर की आपके पास 1 लाख दी है और सेकंड ईयर की आपके पास 2 लाख दी है। तो इसकी बेस पे आपने ये बोला कि आपकी सेल जो है दुगनी हुई, यानी कि 100% बढ़ी आपकी सेल। दूसरे शब्दों में आप ये बोल सकते हैं, परंतु 100% बढ़ने का मतलब है कि अगले साल जो है वो 3 लाख होनी चाहिए, बल्कि अगले साल ये 3 लाख ना होकर अगले साल जो है ये 2 लाख की फिर 4 लाख होनी चाहिए। 3 लाख नहीं होनी चाहिए बल्कि 2 लाख की 4 लाख होनी चाहिए, क्योंकि 100% बढ़नी चाहिए। परंतु वास्तविकता में जब आपके पास, हम ये बोलेंगे कि हमने एक अनुमान लगा लिया कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेट के बेस के आधार पर कि अगले साल जो आपकी सेल होगी वो 3 लाख होगी, जबकि वास्तविकता अगले साल जो आपकी सेल होगी वो 4 लाख होगी। वो क्यों होगी? क्योंकि आपने बोला कि हर साल जो है वो सेल दुगनी हो रही है, परंतु हुआ क्या कि अगले साल जो है वो 3 लाख हुई। इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो विश्लेषण था वो गलत हो गया, क्योंकि आपने ये कहा कि हर साल जो है सेल जो है दुगनी होगी। तो 1 लाख की 2 लाख, 2 लाख की 4 लाख होनी चाहिए थी, परंतु अगले साल कितनी होनी थी? 3 लाख हुई। यदि भी वो बढ़ी, परंतु जो हमने कंक्लूजन निकाला विद द हेल्प ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट या कॉमन साइज स्टेटमेंट के आधार पर वह गलत था। जबकि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा हम इस बात का अनुमान लगाएंगे कि ये कितने % बढ़ी और कितनी बढ़ी, तो उसका हम सही अनुमान लगा सकते हैं जब हमारे पास 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा हो। तो यहाँ क्लियर से इंडिकेशन है कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक आपकी एक प्रकार की ऐसी टेक्निक है जो आपको फ्यूचर पॉसिबिलिटी के बारे में बताती है कि भविष्य में आपके बिजनेस के जाने की संभावना क्या है। तो व्हाट डू मीन बाय ट्रेंड एनालिसिस? ट्रेंड एनालिसिस is the trend of future possibility of 2 or more than 2 year data compare with बेस ईयर। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर कि बेस ईयर के आधार पर हम जो है किसी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं और उस बेस ईयर के आधार पर हम अन्य मदों का कंपेयर करते हैं, और कंपेयर करने के बाद हम ये बताते हैं
कि इनमें कितना प्रतिशत परिवर्तन हुआ, कितना प्रतिशत जो है उसमें चेंजिंग हुई। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी इसको अपनाते हैं तो हम, जैसे अभी आप लोगों को बताया कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल ये सेल जो है 200 बटा 2 लाख बटा 1 लाख, दैट मींस की 200% बढ़ी। इसी प्रकार से आपकी अगले साल जो है 3 लाख बटा 1 लाख, दैट मींस की थर्ड ईयर में आपकी 300% बढ़ी। तो इस प्रकार से हम इसका कंपैरिजन करते हैं और वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। तो जब वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करने के लिए 2 या 2 से अधिक वर्षों के डाटे का बेस ईयर के आधार पर विश्लेषण किया जाता है, तो उस टेक्निक को आप ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक की संख्या देते हैं। तो ये आपने मीनिंग पढ़ा। उसके बाद आप पढ़ेंगे कि इसके ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स में हम क्या करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स या मीनिंग की अगर बात करें एक बार, ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक इज द टेक्निक टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवर ए पीरियड ऑफ ईयर्स दैट इज मोर देन 2 इयर्स इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक जो है एक प्रकार की ऐसी टेक्निक हो जाती है जिसमें कंपेयर करते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ओवर ए पीरियड ऑफ इयर्स दैट इज मोर देन 2 इयर्स इज कॉल्ड ट्रेंड एनालिसिस। तो एक प्रकार की ट्रेंड एनालिसिस कहलाती है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्योंकि मीनिंग के बाद की व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स। तो नंबर 1, टू शो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। सबसे पहले आप सभी जानते हैं यू वांट टू नो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। इफ यू वांट टू नो द ऑपरेशनल संचालन क्षमता का यदि आप अनुमान लगा सकते हैं तो ट्रेंड विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स यू नो द ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। तो ऑपरेशनल एफिशिएंसी का आपको पता लगता है। उसके बाद टू इंडिकेट एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस विद द बिजनेस, की जो आपकी एक्चुअल प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस है बिजनेस की उसका भी आपको अनुमान लगता है। तो विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स आप जो है एक्चुअल परफॉर्मेंस की फ्यूचर परफॉर्मेंस में, एक्चुअल जो परफॉर्मेंस होती है आप सभी जानते हैं कि अगर आप भविष्य का अनुमान लगाना चाहते हैं तो हमारे पास वर्तमान में जो डाटा होता है उसके आधार पर हम फ्यूचर की अनुमान लगाते हैं, ट्रेंड का अनुमान लगाते हैं। तो इसलिए ये कहा जाता है कि हम इंडिकेट करते हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस को प्रोस्पेक्टिव परफॉर्मेंस के साथ कि बिजनेस प्रोस्पेक्टिव कितना जाएगा, एक्चुअल परफॉर्मेंस के बेस पर हम इसका अनुमान लगा देते हैं। उसके बाद आप सभी जानते हैं ये टू इंडिकेट द प्रॉफिटेबिलिटी एंड द फाइनेंशियल साउंडनेस ऑफ द बिजनेस, की ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा हमें व्यवसाय की प्रॉफिटेबिलिटी कंडीशन का पता लग जाता है और उसकी फाइनेंशियल साउंडनेस का पता लग जाता है और भविष्य में हमारा बिजनेस किस ओर जाएगा इस बात का भी हमें पता लग जाता है। अर्थात हमें फ्रूटफुल रिजल्ट जो है वो मिल जाता है विद द हेल्प ऑफ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक। उसके बाद टू असिस्ट इन डिसीजन मेकिंग, ईच एंड एवरीबॉडी नो कि ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स हेल्प द मैनेजमेंट टू टेक डिसीजन, क्योंकि ईच एंड एवरी एक्टिविटी ऑफ बिजनेस इज डिपेंड अपॉन डिसीजन मेकिंग। The good decision take with the help of ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स, की ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स से हमें स्ट्रेंथ और वीकनेस का पता लगता है जिसके आधार पर हम उस स्ट्रेंथ को और स्ट्रेंथ और वीकनेस को दूर करने के लिए प्रयास करते हैं। तो इस प्रकार के डिसीजन लेने में मैनेजमेंट की हेल्प करती है क्या जी, वित्तीय विवरणों का विश्लेषण की ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक। तो ये देखिए कि ये चीज आपने पढ़ी कि व्हाट डू मीन बाय ट्रेंड एनालिसिस एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स। उसके बाद आप पढ़ेंगे इसकी यूटिलिटी, व्हाट आर द यूटिलिटी, और दूसरे शब्दों में आप बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है। नंबर 1, इजी मेथड। तो आप सभी जानते हैं कि जब आप इस क्वेश्चन को करेंगे और क्वेश्चन करने के बाद आप इसको देखेंगे कि इसको कैलकुलेट करना जो है वो बहुत आसान होता है। दैट इज अ वेरी इजी मेथड, क्योंकि इसके बेस में हम क्या करते हैं कि किसी ईयर को बेस ईयर मान लेते हैं और बेस ईयर के आधार पर हम जो है वो परसेंटेज निकालते हैं और जिसके आधार पर हम जो है इस मेथड को जो है इजी माना जाता है। नंबर 2, इजिली अंडरस्टैंड, क्योंकि इजिली अंडरस्टैंड ये मेथड जो है कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स डाटा को सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है, क्योंकि परसेंटेज में बदल देता है बड़े से बड़ी रकमों को, तो जिससे क्या होता है ये इजिली जो है अंडरस्टैंड हो जाता है। तो दूसरा इसका यूटिलिटी और इंपॉर्टेंस ये है कि ये इजिली अंडरस्टैंड होता है। उसके बाद लेस पॉसिबिलिटी ऑफ मिस्टेक, आप सभी जानते हैं जब किसी चीज को कन्वर्ट किया जाता है परसेंटेज में और परसेंटेज से उसको एब्सोल्यूट डाटे में कन्वर्ट करना हो तो इसमें आप कर सकते हैं और आप चेक कर सकते हैं, इसका मतलब इसमें गलती होने की कम संभावना होती है जब आप इस प्रकार की टेक्निक को अपनाते हैं। उसके बाद हेल्पफुल इन फ्यूचर फोरकास्टिंग, ईच एंड एवरीबॉडी नो देयर आर सो मेनी डिसीजन टेकिंग बाय द मैनेजमेंट फॉर प्री फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर। तो ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स आल्सो हेल्प टू मैनेजमेंट टू प्री फोरकास्टिंग अबाउट द फ्यूचर, भविष्य के बारे में पूर्वानुमान लगाने में जो है ये आपकी हेल्प करती है। उसके बाद इसके मेथड्स क्या है, ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स के 2 मेथड है, एक ग्राफिकल मेथड और एक ट्रेंड परसेंटेज मेथड। तो व्हाट आर द मेथड्स ऑफ
ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स, नंबर 1 ट्रेंड ग्राफ और नंबर 2 ट्रेंड परसेंटेज रेशियो। ट्रेंड ग्राफ के अंदर आप लोगों ने देखा, आप देखें जैसे अगर आपको एग्जांपल के द्वारा समझाएं कि जो हमारे पास डाटा दिया होता है उस डाटे को हम जो है ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल इंडिया और पाकिस्तान का मैच लगा हुआ है और इंडिया और पाकिस्तान का मैच का डाटा आपके पास है, उस डाटे को आपने ग्राफ में दिखाना हो तो आप ये बोलते हैं कि 50 ओवर्स तक जो है इंडिया की पोजीशन ये थी, ऐसे जा रहा था, जबकि जो पाकिस्तान की पोजीशन ऐसी थी कि शुरू में तो अच्छी थी, फिर बाद में डाउन आई, फिर अच्छी गई, फिर डाउन गई और फिर अंत में जो पाकिस्तान हार गया। तो इस प्रकार से हम क्या करते हैं, ट्रेंड परसेंटेज की बेस पे, ग्राफिकल ट्रेंड परसेंटेज की बेस पे जो आपके पास एब्सोल्यूट डाटा दिया होता है उसे हम ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करते हैं और ग्राफ पेपर पर प्रदर्शित करने के बाद हम उसको दिखाते हैं, तो इसको आप बोलते हैं ट्रेंड ग्राफ टेक्निक्स। उसके बाद हमारे पास आता है ट्रेंड परसेंटेज। ट्रेंड परसेंटेज डाटे में हमारे पास क्या होता है, ये हमने क्या है ट्रेंड परसेंटेज में परसेंटेज रेशियो के बेस पे इसको निकालना है। इसके लिए हम क्या करते हैं कि हमारे पास सबसे पहले क्या होता है, एलिमेंट जो हमारे पास होते हैं इसके वो होते हैं कि बस हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू दी होती है। एब्सोल्यूट वैल्यू आपके पास जितने वर्षों का डाटा के आपने परसेंटेज निकालना उस उतने वर्षों की दी होती है, जैसे 4 वर्षों का तो 4 वर्षों का आप परसेंटेज निकालेंगे जिसमें एब्सोल्यूट मनी वैल्यू आपके पास दी होगी, दैट इज गिवन, इट इज नथिंग टू वरी, ये एब्सोल्यूट मनी वैल्यू इज गिवन, आपके पास ये दी होगी और जिसके बेस पर आप जो है वो परसेंटेज चेंज निकालते हैं। एब्सोल्यूट मनी वैल्यू में आपने क्या निकालना है, ट्रेंड परसेंटेज निकालना है, आपने रेशियो निकालना है, ट्रेंड परसेंटेज या रेशियो निकालना है। तो उसको निकालने का तरीका क्या आता है, हम क्या करते हैं, इसके अंदर करने से पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि हम करते क्या है ट्रेंड परसेंटेज निकालने के लिए। ट्रेंड परसेंटेज हम क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द कंसर्न ईयर डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बेस ईयर। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंसर्न ईयर, जैसे हमारे पास ये 3 वर्ष का डाटा था तो बेस ईयर माना हमने 100, तो हमने इसका निकालना है तो हम क्या करेंगे 2 लाख बटा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 200%। तो इस प्रकार से जो है, इसी प्रकार से 3 लाख बटा 1 लाख मल्टीप्लाई बाय 100 दैट इज 300%। तो इसका मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ कंसर्न ईयर जिस साल का आपने परसेंटेज निकालना हो और डिवाइड बाय एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ बेस ईयर, किसी चीज के को आप बेस ईयर मानते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, जो वैल्यू आपके पास आएगी वो आएगी परसेंटेज में, जैसे 200% या 300% या 400% या 50% या 30% व्हाटएवर जो भी वैल्यू आती है आपके उसको आप निकालते हैं। तो ये तो आपने देखा कि इस विधि को जो है इस प्रकार से अपनाया जाता है ट्रेंड परसेंटेज मेथड। अब बात आती है कि प्रिक्वेशन क्या रखनी है, व्हाट आर द प्रिक्वेशन यू विल बी रिमेंबर या व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर अडॉप्टिंग ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक्स। तो आप किस चीज को अडॉप्ट करेंगे, तो प्रिक्वेशंस क्या रखनी है इसके अंदर, नंबर 1 बेस ईयर मस्ट बी नॉर्मल ईयर। नंबर 1 बात है कि बेस ईयर जो होना चाहिए वो नॉर्मल ईयर होना चाहिए। नॉर्मल ईयर का मतलब क्या होता है कि वह ईयर जो लगभग हर वर्ष का प्रतिनिधित्व करता हो उसे आप बेस ईयर मानते हैं। लेखांकन के विद्यार्थियों के लिए ये बात बिल्कुल भी क्लियर कर दी जाती है कि आप बेस ईयर जनरली फर्स्ट ईयर को मानते हैं, फर्स्ट ईयर को बेस ईयर माना जाता है। यदि थ्योरेटिकल पोर्शन की बात करें तो बेस ईयर उस ईयर को माना जाता है कि जो आपका हर वर्ष का प्रतिनिधित्व करता हो, परंतु आप यू आर स्टूडेंट ऑफ अकाउंट, तो इसलिए आप लोगों को जब आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपने बेस ईयर को फर्स्ट ईयर को बेस ईयर मानना है और जिसके आधार पर आपने अन्य वर्षों का परसेंटेज चेंज निकालना है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें कि फर्स्ट ईयर को ही बेस ईयर माना जाएगा। तो फर्स्ट ईयर के बेस के आधार पर जो है आप इसका एनालिसिस करते हैं और जिसके आधार पर आप वित्तीय विवरणों का विश्लेषण करते हैं। नंबर 2 बात कि बेस ईयर के बाद में है द अकाउंटिंग प्रैक्टिस ओवर ए पीरियड ईयर अंडर द स्टडी शुड बी द सेम। तो ये बोलते हैं कि जो आप अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस ओवर द पीरियड ऑफ ईयर अंडर स्टडी शुड बी सेम होनी चाहिए। मतलब जो एक बार आपने अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस अपना ली है उस प्रैक्टिसेस को आप लगातार अपनाते रहें। वैल्यूएशन करने की जो विधियां फर्मों के द्वारा अपनाई गई हैं वह विधि जो है वो सेम होनी चाहिए, ये भी आप ध्यान रखें, क्योंकि दैट मींस कि सेम अकाउंटिंग पॉलिसी विल बी अडॉप्टेड बाय ईच एंड एवरी ऑर्गेनाइजेशन। That's why the conclusion or the result is truthful या fruitful, जिसको आप बोल सकते हैं कि जो आपका रिजल्ट जो होगा वो फ्रूटफुल होगा और वह जो है वो सही होगा। दैट मींस कि फ्री फोरकास्टिंग ऑफ द फ्यूचर जो है वो सही होगी। उसके बाद अगला जो है वो प्राइस चेंजिंग। ये बोलते हैं कि अगर प्राइस लेवल में चेंज हो रहा है तो उसको आपने इग्नोर नहीं करना है, बल्कि प्राइस लेवल में होने वाले चेंजेस को भी आपने अडॉप्ट करना है। ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखें कि इफ देयर इज एनी टाइप ऑफ चेंज इन द प्राइस लेवल ऑफ द कमोडिटी और गुड्स तो आप लोगों ने उसको भी ध्यान में रखना है।
उसके बाद ये बोलते हैं क्लोजली रिलेटेड आइटम। ये बोलते हैं कि जो आपने जब भी कोरिलेशन स्थापित करना है ना तो क्लोजली रिलेटेड आइटमों में करना है। ये नहीं कि आप अपनी मर्जी से जो है वो क्लोजली रिलेटिव आइटम की बजाय किसी अन्य आइटमों के बीच में जो है रिलेशन स्थापित करें। कि जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल अगर बोलेंगे आप पोस्टेज का जो खर्चा है, अब पोस्टेज का जो आपका खर्चा है वो तो जी आपका 400 रुपए से 100 रुपए बढ़ा, इसका मतलब आप ये बोलते हैं कि भाई 100 ये जो है वो मतलब 50 रुपीज बढ़ा, या दूसरे शब्दों में बोल सकते हैं 100/50 दैट इज आप बोल सकते हैं कि 200% बढ़ा, मतलब कि दुगना हुआ, है ना। तो ये बोलेंगे आप। परंतु अगर आप क्लोजली रिलेटेड आइटम में कि अगर आप पोस्टेज की खर्चे के फिक्स्ड सेट से तुलना करना चाहें, फिक्स्ड सेट से तुलना करें, क्या आपने बोला कि भाई जो एक फिक्स्ड सेट था ना 25 लाख का वो केवल मात्र जो है वो 26 लाख का हुआ, 1 लाख बढ़ा। 1 लाख का बढ़ने का मतलब होता है कि यहाँ पर अगर अमाउंट की बात करें, अगर परसेंटेज की बात करें तो ये तो परसेंटेज में तो ये 200% आया, जबकि ये परसेंट जो है वो 25% आया, 25% बढ़ा। ठीक है जी, 1 बड़ा 5 दैट मींस की 20% बढ़ा। तो यहाँ क्लियर इंडिकेशन है कि आप जो क्लोजली रिलेटेड आइटम हो ना उनके बीच में रिलेशन स्थापित करें, ना कि फिक्स्ड सेट की पोस्टेज एंड टेलीग्राम के खर्चे से, क्योंकि पोस्टेज टेलीग्राम पर छोटा खर्चा होता है, फिक्स्ड सेट का खर्चा बड़ा होता है। तो इसलिए ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी आप रिलेशन स्थापित करें तो क्लोजली रिलेटेड आइटम के बीच में करें। तो इन सारी बातों को आपने ध्यान में रखना है, जिसमें सबसे पहले आपको पता था कि बेस ईयर नॉर्मल ईयर को मानना है, जो आपके लिए ज्यादा टेंशन का काम नहीं है, आपने फर्स्ट ईयर को ही बेस ईयर मानना है। उसके बाद आप लोगों ने जिनके बीच में आप रिलेशन स्थापित कर रहे हैं उन्होंने सेम अकाउंटिंग पॉलिसी को अपनाया हो। थर्ड है कि उसमें जो है आपने प्राइस लेवल चेंजेस को ध्यान में रखना है, और आपने जो रिलेशन स्थापित करना है क्लोजली रिलेटेड आइटम के बीच में करना है। तो ये था जिसका कि व्हाट आर द प्रीक्वेशंस यू विल बी रिमेंबर्स, या व्हाट आर द पॉइंट्स यू विल बी रिमेंबर व्हाइल यू आर अडॉप्टिंग ट्रेन एनालिसिस टेक्निक्स। उसके बाद अगला जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाट आर द इंपॉर्टेंस। नंबर 1 कंपैरेटिव स्टडी। तो ये बोलते हैं कि ये जो है कंपैरेटिव स्टडी विधि का विश्लेषण जो है वो तुलनात्मक अध्ययन करने में आपकी सहायता करता है। अर्थात ट्रेन एनालिसिस टेक्निक में कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट की तरह 2 वर्षों का डाटा नहीं दिया होता, बल्कि जब आप कंपैरिजन करते हैं तो 2 या 2 से अधिक वर्षों का डाटा दिया होता है, और जिसके आधार पर जब आप कोई निर्णय लेते हैं वह बहुत स्टिक निर्णय होता है। उसके बाद नंबर 2 ये बोलते हैं डायरेक्शन ऑफ चेंजेस। ये आपको डायरेक्शन ऑफ चेंजेस की एब्सोल्यूट अमाउंट बताया, तभी किस डायरेक्शन की ओर आपका भेजना चाह रहा है उसके बारे में आपको बताता है। तो ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा आप डायरेक्शन ऑफ चेंजेस का भी आपको पता लग जाता है, अर्थात भविष्य में आपके ग्रोथ करने की संभावना है या भविष्य में आपके बिजनेस के घाटा होने की संभावना है उसके बारे में बताता है। उसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर। ये इंडेक्स मेथड की तरह काम करता है, इंडेक्स नंबर की तरह बताता है, मतलब एग्जैक्ट डाटा की और आपको आकर्षित करता है, ये कैलकुलेशन कर देता है एक प्रकार से बिल्कुल एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन की। उसके बाद अगला है हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। ईच एंड एवरीबॉडी नो एवरी बिजनेस एवरी टेक्निक्स हेल्प फॉर मैनेजमेंट की हेल्प के लिए टेक्निक सारी टेक्निकें। तो ट्रेंड एनालिसिस टेक्निक के द्वारा मैनेजमेंट भी कई प्रकार की प्लानिंग से लेकर कंट्रोलिंग तक के सही कार्यकारी कार्य करता है, और उनकी हेल्प हो जाती है यदि आपने इस टेक्निक्स को अपनाया है। तो हेल्पफुल इन मैनेजमेंट। तो इस प्रकार से ये था जी कि आज का हमारा जो टॉपिक था कि किस प्रकार से जो है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है और किन किन इंपॉर्टेंस को लेकर आप चले हैं। तो आप लोगों से वीडियो के शुरू में क्वेश्चन पूछा था कि आप किस व्यक्ति विशेष को अपने वश में कर सकते हो। आपको थोड़ा सा हिंट दे देते हैं क्योंकि अभी तक भी जो है वो सही जवाब नहीं आया। तो इसका अगर कोई कहे कि आप भगवान को कैसे वश में कर सकते हैं, तो ये कहा गया है कि भगवान उस व्यक्ति के वश में होते हैं कि जो यदि सच्चे मन से रो रहा हो। सच्चे मन से रोने का मतलब है कि अपनी प्रार्थना जो है वो सच्चे मन से प्रभु से कर रहा हो, और प्रभु, क्योंकि ये कहा जाता है कि प्रभु किसी व्यक्ति को रोते हुए नहीं देख सकता है, और यदि उसे लगता है कि इसका रोना जायज है या ये व्यक्ति सच्चे मन से रो रहा है, तो रोने से प्रभु जो है वो वश में हो जाते हैं। परंतु अगर आप आम व्यक्ति के सामने रोएंगे तो वह आपके वश में नहीं होगा। तो इसलिए ध्यान रखें कि आम व्यक्ति को वश में करने के लिए आप क्या करेंगे। इसका आंसर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। अगर कोशिश आपने करनी है जब तक, क्योंकि कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश करते रहें और कोशिश करने के बाद इसका जवाब दें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू।